दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और हाँ, आज की क्लास को देखकर दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स से डर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे दोस्तों आज आपके सामने मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। मेरे दोस्तों इससे पहले मैंने जितने सारे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं, मेरे भाई हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं देखें तो जल्दी से जाकर के दोस्तों आप लोगों को देख लेना भाई, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। और नंबरिकल दोस्तों अभी तक मैंने अगर नहीं बताया हूं तो मैं आप लोगों को नंबरिकल बारी बारी से दोस्तों एक एक स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए से सबसे पहला अगर मैं अपने तरफ से बात करूं दोस्तों, मेरा तरफ का आज का सबसे बेहतर क्वेश्चन दोस्तों ये है जो पिछले कई सालों से दोस्तों लगातार पूछा जा रहा है भाई, पिछले कई सालों से। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों पहला क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन है सर हमारा अस्थापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु क्या है। मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं और इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे भाई, आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा भाई स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों यहाँ पे अस्थापन्न वस्तु होती है और एक होता है सर हमारा पूरक वस्तु। अस्थापन्न वस्तु का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास ऑप्शन होता है। क्या भाई? हमारे पास ऑप्शन होती है, समझिएगा भाई, हमारे पास ऑप्शन होता है और हम उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें उसे चयन करते भाई। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी मेरे पास चीनी है मेरे दोस्तों और हमारा कॉफी है, यानी चाय है और कॉफी है। मेरे दोस्तों अगर कॉफी की दाम बढ़ जाएगी ना तो हम चाय पियेंगे। यस यो नो दादा, सही कहे यो ने रे भाई। अगर चीनी के दाम बढ़ जाएगा ना दोस्तों हम कॉफी पियेंगे, कॉफी के दाम बढ़ेगा ना दोस्तों हम चीनी पियेंगे, मतलब चाय पियेंगे। यस या नो? तो इससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों अस्थापन्न वस्तु। अगर पेंसिल का दाम बढ़ जाएगा ना भाई, सच कहता हूं मैं कलम से लिखूंगा, कलम अगर 2 रुपया वाला अगर 20 रुपये हो जाएगी तो मैं पेंसिल से लिखूंगा। मेरे दोस्तों जब हम लोग एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग अस्थापन्न वस्तु बोलते हैं। जब हम लोग दोस्तों एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं मेरे लाडला, उसे हम लोग अस्थापन्न वस्तु कहते हैं। पूरक वस्तु क्या है मेरे भाई? तो पूरक वस्तु जो हम लोग साथ साथ लेकर चलते हैं, जैसे दोस्तों हस्बैंड वाइफ, जैसे दोस्तों कोई कपल, आप लोग नहीं है मुझे पूरा विश्वास है, ऐसे आप लोग नहीं है भाई, आप लोग अपने फ्यूचर का ख्याल रखते होंगे भाई। तो मेरे दोस्तों जो साथ साथ चलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे दोस्तों कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार नहीं। जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों कलम के बिना स्याही नहीं, स्याही के बिना कलम नहीं। यानी दोस्तों जब हम लोग साथ साथ चलते हैं दोस्तों तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी सर हमारा पूरक वस्तु। क्या बोलते हैं सर हम लोग? उससे हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। क्लास को छोड़कर कोई ना जाए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए भाई। आप लोगों को दोस्तों देसी भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद भी है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारा तरीके से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा आखिर में क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अस्थापन्न वस्तु और हमारा आता है सर एक पूरक वस्तु। अस्थापन्न वस्तु का पहला डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अस्थापन्न वस्तु का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। जैसे दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल होगा चाय और कॉफी। क्या भाई? चाय और कॉफी। जैसे दोस्तों हमारे पास क्या होगा भाई? चाय और कॉफी। ठीक है भाई। अब आते हैं सर हमारा अस्थापन्न वस्तु का इस्तेमाल एक दूसरे का स्थान पर किया जाता है। चाय का दाम बढ़ेगा, कॉफी पिएंगे, कॉफी का दाम बढ़ेगा, चाय पिएंगे। ठीक है। अब दोस्तों पूरक वस्तु की बात करें तो पूरक वस्तु का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। पूरक वस्तु का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग एक साथ करते हैं भाई, पूरक वस्तु का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग एक साथ करते हैं। जैसे दोस्तों हमारा हो गया पेन और स्याही, और मेरे दोस्तों याद रखें दोस्तों पेन और स्याही। जैसे दोस्तों हमारा पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, यानी साथ साथ चलते दोस्तों से हम लोग बोलते हैं क्या? तो बताएंगे सर पूरक वस्तु। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, अस्थापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है भाई। बिल्कुल भाई, चाय की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कॉफी पियेंगे। चाय की दाम बढ़ते ही दोस्तों कॉफी को लोग ज्यादा पसंद करेंगे। चाय के दाम घटते ही दोस्तों कॉफी का दाम, दोस्तों याद रखिए, चाय के दाम घटते ही दोस्तों लोग कॉफी को छोड़ के चाय पियेंगे। समझ रहे बात को? तो अस्थापन्न वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है भाई। अभी बताएं भाई, चाय के दाम बढ़ेगी हम दोस्तों कॉफी पियेंगे, कॉफी का दाम बढ़ेगी हम चाय पियेंगे। समझ रहे? लेकिन पूरक वस्तुओं का कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम होती है। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम होती है भाई। आज दोस्तों अगर पेट्रोल का दाम 1000 रुपया लीटर कर दिया जाए, यकीन मानिए मेरे दोस्त
हमारा बड़े बड़े जो शोरूम है ना दोस्तों, वह टंग जाएगा भाई, लटक जाएगा। क्यों? एक वस्तु की दाम बढ़ती है दोस्तों, डीजल का दाम जैसे ही बढ़ा, लोग कार नहीं खरीदेंगे भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों कार खरीदने से ही हमें तेल भराना होगा, तेल भरने के लिए दोस्तों हम 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे, है ना। तो पूरक वस्तु और मेरे दोस्तों आपका स्थापन वस्तु का डेफिनेशन, और मैं आपको एग्जाम्पल जो दिया हूं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। और मैं जैसे दोस्तों आप लोगों को दे रहा हूं आपको एग्जाम हॉल में, वैसा ही लिखना है मेरे भाई। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है भाई। बताएं भाई, सिंपल सी बात भाई, समझ रहे ना भाई। चलिए सर एग्जांपल दो। अगर कार दोस्तों, जो कार आज हमें 5 लाख रुपए में मिल रहा है, वो कार अगर हमें 50 लाख में मिलेगी, पेट्रोल बिकेगा भाई? कोई नहीं खरीदेगा मेरे भाई डीजल, है ना। आइए तीसरा पॉइंट, स्थापन वस्तु स्वतंत्र होते भाई। स्थापन वस्तु स्वतंत्र होता है भाई। जैसे दोस्तों हमारा लड़की लोग क्या होते हैं भाई, स्वतंत्र होता है मेकअप कराने में, कोई रोक टोक नहीं कर सकता दोस्तों। जब लड़की लोग मेकअप रूम में घुसती है ना, कोई भी रोक टोक नहीं कर सकते हैं, वह लड़की लोग फ्रीडम होते हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारा स्थापन वस्तु क्या होता है भाई, फ्रीडम होता है भाई, स्वतंत्र होती है। जैसे दोस्तों क्या भाई, जैसे चाय की दाम बढ़ेगी, जा जा रे जा जा जा, बहुत देख लिए, हम कॉफी पियेंगे, कॉफी का दाम बढ़ेगा, अरे जा जा हम चाय पियेंगे। समझ रहे बात को। तो स्थापन वस्तु स्वतंत्र होती है, पूरक वस्तु एक दूसरे के पर निर्भर होती है। पूरक वस्तु क्या होती है भाई, कार के बिना पेट्रोल नहीं चल सकता है, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकता है, कलम के बिना स्याही नहीं चल सकते हैं, स्याही के बिना कलम नहीं चल सकते हैं। सिंपल सा बात है मेरे भाई, ठीक है ना। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें, स्थापन वस्तु लोच, स्थापन वस्तु की लोच जो है दोस्तों वो धनात्मक होता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे एक दूसरे के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिए दोस्तों। लेकिन पूरक वस्तु क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। कैसे सर? एक वस्तु के अगर दाम बढ़ जाएंगे ना भाई, डीजल अगर 200 रुपए लीटर हो जाएगा ना, लोग कार कम चलाएंगे, तो ऋणात्मक हुआ या नहीं भाई? एक वस्तु में गिरावट आई या नहीं भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो ये था सर हमारा दोस्तों स्थापन वस्तु और हमारा पूरक वस्तु का डेफिनेशन। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आज के बाद कभी भी दोस्तों कहीं भी टेंशन नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स गौर से सुना होगा तो यह था सर हमारा एक क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्तों छूट गया था, इस कारण से मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से दोस्तों समझाया था भाई, ठीक है। आइए सर एक एक करके मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। आइए सर मैं आपका एक्चुअली डेफिनेशन में दोस्तों मैं आप लोगों का आज क्लास जो है था, और एक क्वेश्चन दोस्तों ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था भाई, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना मेरे भाई, मैं आप लोगों को बताया था भाई, याद रखेगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया था, मैं फिर से चाहता हूं दोस्तों। तो एमपीसी तथा गुणांक का मान ये जो है दोस्तों आप लोगों को दोस्तों मैं बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक बार पहले ही बता चुका हूं कि सर आखिर इसका डेफिनेशन क्या है। तो मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन, यानी दोस्तों अगर हम बात करें उपभोग फलन को दोस्तों हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों सी से मतलब होता है कंजप्शन, ठीक है। तो सी बराबर सर हमारा दिया हुआ था कितना मेरे भाई, तो 100 150 अब प्लस दोस्तों हमारा कितना होता है 0.6y, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखते जाए मेरे भाई, यहां पे आपको दो चीज फाइंड करना भाई। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे तो प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पे दोस्तों आपको एमपीसी फाइंड करना है, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन, यानी दोस्तों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है भाई। सीमांत बचत एक होता है सर सीमांत बचत प्रवृत्ति, एक होता है सर हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको निकालना है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको के निकालना होगा, यानी गुणांक निकालना होगा, यानी सर के बराबर हमारा दो चीज निकालना होगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जानिए कि सर हमारे यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है। सर सी का मतलब होता है दोस्तों उपभोग, अभी तो बताएं सर सी का मतलब क्या होता है दोस्तों उपभोग, और एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन में भी दिया है हमारा सी का मतलब क्या होता है दोस्तों उपभोग, ठीक है भाई। चलिए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमारा दोस्तों y दिया हुआ है, y को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई, y को हम लोग दोस्तों आई बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, y को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आई बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, आई यानी हमारा इनकम। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सारा बच्चा ने पढ़ा होगा भाई, कि सर एक फॉर्मूला होता है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, पढ़े होंगे भाई। तो मेरे दोस्तों अगर आपका के का मान दिया हुआ है तो आप एमपीसी निकाल सकते हैं, एमपीसी का मान दिया हुआ है तो आप के निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात पता है क्या, ना तो यहाँ पे के दिया है और ना ही एमपीसी दिया है भाई, तो सर बनाएंगे कैसे। अरे टेंशन क्यों ले रहा भाई, आपका छोटा भाई आपके पास खड़ा है, एकदम दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्तों। बस मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग एमपीसी के मान निकाले मेरे भाई।
ध्यान से देखेंगे भाई, सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करें भाई, एमपीसी के मान निकाले मेरे भाई। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करें भाई, एमपीसी के मान निकाले। लेकिन दोस्तों आप एमपीसी के मान जो है आप तब निकाल सकते हो दोस्तों जब आपका फॉर्मूला पता हो। यानी सी बराबर एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, ए प्लस बी वाई भाई, ए प्लस बी वाई मेरे दोस्तों, जहां बी हमारा क्या है भाई, आई है, और बी हमारा वाई क्या है मेरे भाई, तो वाई मेरे दोस्तों याद रखेगा हमारा वाई क्या है दोस्तों, आई। हमारा वाई को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो वाई को हम लोग आई बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखेगा, ये जो हमारा बी है ना भाई, ये बी हमारा दर्शाता है दोस्तों क्या, तो एमपीसी। याद रखेगा हमारा क्या दर्शाती है दोस्तों, एमपीसी दर्शाती है। फिर से बोलिए ना भाई, क्या दर्शाता है मेरे भाई हमारा बी, तो बताएंगे सर एमपीसी दर्शाता है। यानी सर हम बोल सकते हैं कि एमपीसी का मान हमारा 0.6 दिया भाई, निकल गया भाई, फंडा खत्म, फंडा खत्म, एमपीसी का मान दोस्तों हमारा निकल गया। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में दोस्तों बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे तो गलती आपकी होगी मेरे दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है कि कंजप्शन इक्वल टू ए प्लस बी वाई, बी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एमपीसी, है ना भाई, और वाई को मतलब हम लोग आई बोलते हैं भाई, आई इनकम, ठीक है। तो एमपीसी का मान अगर दोस्तों हमारा बी के जगह अगर 0.6 दिया है तो हमारा एमपीसी का मान निकल गया। जब हमारे एमपीसी का मान निकल जाते हैं ना दोस्तों, तो हम आराम से के का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी, है ना भाई। तो के बराबर कितना हो गया सर, 1/1 माइनस हमारा कितना हो गया सर 0.6, यानी सर हमारा 0.6, ठीक है 0.6। तो के बराबर देखिए दोस्तों, अगर 1 रुपया में से अगर हम 60 पैसा को घटाएंगे, अगर हम 1 रुपया में से अगर 60 पैसा को घटाएंगे तो मेरा 40 पैसा बचेगा। कितना मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा 40 पैसा का बचेगा, यानी सर हमारा पॉइंट क्या आएगा 0.40। अब पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 00, यानी सर 20 5 100 और 20 दूने 40, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे भाई कितना 2.5। और यही दोस्तों आपको आंसर है। बस मेरे भाई आपको इतना बनाना है यार, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपको 5 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात को याद रखें भाई। इतना बनाना है मेरे दोस्तों और आपको 5 मार्क्स मिलेगी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, एक बार फटाफट सारा स्टूडेंट्स एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्तों प्लीज आप लोगों से एक मेरी छोटी सी विनती है भाई, क्या आप लोगों को दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा? तो मेरे दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से बताए भाई। एक बार मैं आप लोगों को चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का मैं क्वेश्चन बताया हूं, क्या मेरे लाडला ये समझ में आ गया? ये मैं इसलिए दोस्तों आप लोगों को डिटेल्स में बताया हूं क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से बताया था भाई, ठीक है। क्या बताया था? कुछ नहीं था सर, बस दिया हुआ था कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन यानी C इक्वल टू 150 प्लस C 0.6y दिया हुआ है भाई, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। और हो सके ना भाई इससे आप लोग कॉपी में स्टार मार्क कर लीजिए मेरे भाई। ये दोस्तों 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, हाँ 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम टेंशन नहीं लेना भाई, आपका छोटा भाई आपके पास है। मजा आ रहा ना भाई? ए दादा सच कहियो ना रे भाई, तोहनी के पेड़ पड़े भाई, मजा आबो कि ना तोहनी सच कहिया दादा, मजा आबो होना रे भाई। चलिए दादा अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 चीज आपको निकालना था, पहला तो आपको 0.6 निकालना था भाई, है ना भाई, यानी सर हमारा एमपीसी निकालना था। जब तक आप एमपीसी नहीं निकालेंगे तब तक दोस्तों आप गुणांक नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को याद रखिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मजेदार। एक्चुअली आज का टॉपिक हमारा यहाँ से नहीं था दोस्तों, आज का टॉपिक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कहाँ से था भाई, आज का टॉपिक दोस्तों आपका यहां से था मेरे भाई, ठीक है। आज का टॉपिक दोस्तों यहां से था दोस्तों, याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आज का टॉपिक दोस्तों आप लोग का यहां से था। मैं दोस्तों 2 क्वेश्चन ऐसा लाया था जो मुझे लगा तो दोस्तों कि आपको सबसे पहले बताना चाहिए, इसलिए मेरे दोस्तों मैंने ये सारे क्वेश्चनों को रोक के मेरे दोस्तों 10 से 12 मिनट के अंदर में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं सर व्यष्टि अर्थशास्त्र। मेरे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग 1000% की गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके पेपर में आएगी, चाहे व्यष्टि हो समष्टि हो, ठीक है। या दोस्तों बिटवीन डिफरेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मिक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ सकता है और आपके एग्जाम में दोस्तों मिक्रो इकोनॉमिक्स भी आ सकता है, यानी डिफरेंट भी आ सकती है भाई। जैसे मैंने अभी आपको स्थापन वस्तु और पूरक वस्तु के बारे में दोस्तों डिफरेंट बताया, इसी तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में डिफिनेशन आएगी। आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, मैं एक बात बता रहा हूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है दोस्तों एक परिवार, एक फार्म। फार्म का मतलब यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में उद्योग को, फैक्ट्री को फार्म बोलते हैं भाई। फार्म मतलब ये मत समझिएगा सर पोल्ट्री फार्म को बोल रहे भाई, बकरी के फार्म को बोल रहे, नहीं। इकोनॉमिक्स के भाषा में फैक्ट्री को दोस्तों फार्म बोला जाता है। क्या दादा? फार्म बोला जाता है। ओके अब ध्यान से देखेंगे, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए।
आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, क्या है समझिएगा फंडा। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब दोस्तों एक परिवार, है ना भाई, एक कंपनी या दोस्तों एक फार्म। समष्टि का मतलब होता है दोस्तों कुल इनकम, टोटल आय, कुल परिवार, कुल फार्म, यानी दोस्तों आपका कुल शब्द लगा रहेगा सर। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र की वह शाखा, शाखा मतलब होता है ब्रांच। जैसे दोस्तों ये हमारा हाथ है ना भाई, ये हमारा पेड़ है भाई, ट्री हमारा शाखा है भाई, डाली है भाई, 5 को डाली है भाई, है ना, ये हमारा ब्रांच हो गया। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक उत्पादक, एक कंपनी, एक फर्म या एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एकदम सिंपल सा फंडा है। आई होप दोस्तों कि आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझ गए होंगे। सिंपल सा बात है भाई, क्या है सर कि अर्थशास्त्र की वो शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक उत्पादक, एक कंपनी, एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है भाई। क्या किया जाता है? आदि का अध्ययन किया जाता है भाई। सिंपल सा बात है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा भाई। ठीक है, अब आइए सर बात करते हैं अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, अब हम समष्टि की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, व्यष्टि वाले समझ में आ गया ना? ए दादा बोलियो ना रे भाई, बड़ी मेहनत से तोनी के हम पढ़ाई हो दादा, रात जाग जाग के तोरी के हम पढ़ाई हो भाई, तोनी के पेश लागो होना रे दादा, हम सही कहा हो ना रे भाई। चलिए सर, अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई के समूह, एक समूह, समूह मतलब दोस्तों एक तो नहीं है भाई। ठीक है, समूह का मतलब दोस्तों एक तो नहीं होता भाई, समूह का मतलब बहुत सारा होता है भाई। स्कूल में बच्चों का समूह, स्कूल में टीचर्स का समूह, हॉस्पिटल में मरीजों का समूह। समूह का मतलब बहुत सारे समूह होते भाई। ठीक है, समझ रहे भाई? तो समूह का मतलब बहुत सारे समूह होती है। तो ध्यान से देखेंगे अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई के समूह या देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एकदम मेरे दोस्तों साधारण भाषा में मैंने डेफिनेशन दिया। एक फर्म, एक उद्योग, एक कंपनी, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता के अध्ययन को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। कुल आय, कुल इनकम, कुल परिवार, कुल कंपनी के बारे में अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। सिंपल सा बात है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? मेरे दोस्तों यही तो है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। याद रखें, जिसकी ढाल हमेशा नेगेटिव होता है भाई। मेरे दोस्तों दो चीज अगर आपके कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, कर लीजिए ना भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आएगी। बजट रेखा की ढाल, समझ रहे भाई, बजट रेखा की ढाल और उत्पादन संभावना वक्र की ढाल। बजट रेखा की ढाल और उत्पादन संभावना वक्र की ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होती है। इस बात को पेन पेपर में लिख लीजिए भाई। ठीक है, तो आगे देखिए उत्पादन संभावना वक्र क्या है? दिए हुए निश्चित तकनीक या उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन की अलग अलग मात्राओं के संयोग को दर्शाने वाला वक्र उत्पादन दर्शाने वाला होगा। ठीक है, दर्शाने वाला वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं और इसकी ढाल दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होता है। उत्पादन संभावना एक क्वेश्चन होती है सर, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इसका अंतर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का मैं अंतर ऑलरेडी मेरे दोस्तों बता चुका भाई। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होती है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक वीडियो में करवाया था और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, देखिए दोस्तों अब यही क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर क्यों होता है भाई? क्वेश्चन आ ही गया ना भाई। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्यों नतोदर होती है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। पहले आप ये जानिए मेरे भाई, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? ये हमेशा नेगेटिव होती है भाई। तो दी गई निश्चित तकनीकी व उत्पादन के सभी साधन, यानी दोस्तों कोई भी फैक्ट्री है, समझिए देसी भाषा में, कोई भी फैक्ट्री है जहां पे दोस्तों आप उस साधन का निर्माण किए। जिस एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा फैक्ट्री में कलम बनता है भाई। क्या बनता है मेरे भाई? मेरा फैक्ट्री में कलम बनती है भाई। ठीक है, तो दी हुई निश्चित तकनीकी व उत्पादन के सभी साधनों को उपयोग करते हुए
उत्पादन की अलग अलग मात्रा के संयोग को दर्शाने वाला वक्र का उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। जैसे कलम भी बन रही है, कॉपी भी बन रहा है, पेंसिल भी बन रहा है, तो दिए गए अलग अलग मात्रा को दर्शाने वाले वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब सर उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्यों नतोदर होती है, यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है मेरे भाई। आइए सर इसके बारे में आइए हम लोग पोस्टमार्टम करते भाई। इसके बारे में मेरे भाई क्या करते हैं, हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र नतोदर क्यों होता है? उत्पादन संभावना वक्र जो होते हैं दोस्तों मूल बिंदु वक्र होगा, ठीक है, वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है क्योंकि जब साधनों का एक उपयोग से हटकर दूसरे उपयोग में लगाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब दोस्तों मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूं, सुनेगा। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होती है? मेरे दोस्तों मेरा फैक्ट्री में कलम भी बन रहा है, मेरा फैक्ट्री में पेंसिल भी बन रही है, मेरा फैक्ट्री में दोस्तों कॉपी भी बन रहा है, मेरा फैक्ट्री में बैग भी बन रहा है, ठीक है, इतनी सारा चीज दोस्तों मेरी फैक्ट्री में बन रही है। अब सर हमारा जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा, जिस चीज का ज्यादा मांग होगी ना भाई, उसी चीज का हम उत्पादन ज्यादा करेंगे। सही बता रहा हूं ना भाई? पेंसिल का एक दिन में 100 को बिक्री हो रहा है, कलम का एक दिन में 1000 को बिक्री हो रहा है, हम किसका निर्माण करेंगे? कलम का। अब दोस्तों हम पेंसिल को थोड़ा मात्रा में स्टॉप करके अब हम कलम की मात्रा को बढ़ावा दे रहे, कलम की मात्रा के उत्पादन में क्या कर रहे भाई? बढ़ावा दे रहे। मेरे दोस्तों जब हम कलम की मात्रा को उत्पादन को बढ़ावा दे रहे ना, तब तक हमारा पेंसिल की मात्रा दोस्तों मूल बिंदु की ओर खिसक जा रहा है भाई। क्या? मूल बिंदु की ओर खिसक जा रहा है मेरे भाई। वही आपसे यहाँ पे कह रहा था, क्या उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर इसलिए खिसकता है क्योंकि जब साधनों को एक उपयोग से हटकर दूसरे उपयोग में लगाया जाता है, एक उपयोग से हट करके दूसरे उपयोग में लगाया जाता है, जहां पे 10 को व्यक्ति पेंसिल में काम कर रहे थे, 10 को व्यक्ति दोस्तों हमारा कलम बनाने में काम कर रहे थे, कलम की ज्यादा डिमांड होने लगे तो 5 को व्यक्ति को उठा के मेरे दोस्तों मैंने कलम बनाने में लगा दिए। तो वहीं पे कह रहा है कि एक उपयोग से हटकर दूसरे उपयोग में लगाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना तारीफ करो दोस्तों उतना कम है। अब दोस्तों देखिएगा अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, ये एक्चुअली मैं बता चुका हूं, बस मेरे भाई मैं आपको स्पीड में बता रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 बार ऑलरेडी समझा चुका भाई, ठीक है, 2 बार मेरे भाई आप लोगों को मैंने पहले से ही बता रखा है भाई। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? अवसर लागत का मतलब दोस्तों क्या होता है मेरे दोस्तों? वैकल्पिक, यानी सर आपके पास ऑप्शन है। अवसर मतलब दोस्तों कि आप चाय नहीं पियेंगे, कॉफी पियो भाई, अवसर है आपके पास, ऑप्शन है भाई, है ना भाई? काला लड़की से बियाह नहीं करना है, गोरा से करो, क्योंकि आप नौकरी वाला है भाई, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, नौकरी वाला है ना भाई। और लड़की लोगों का अगर नौकरी लग जाए, माँ कसम रे, उसका एटीट्यूड ही अलग है भाई। सही बोल रहा ना भाई? ये बात रियल है या नहीं? अगर किसी गर्ल्स के अगर नौकरी लग जाए तो वो कभी भी बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई लड़का का जॉब लग जाते हैं ना, माँ बाप जहाँ कहते हैं दोस्तों बच्चा वहीं पे शादी कर लेते, चाहे गोरा हो, करिया हो, जैसा भी हो दोस्तों, वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे भाई, क्योंकि उनको तो पता है कि मेरा महबूबा चाहिए बस। और लड़की लोग मत पूछो दादा की कहबो रे भाई, अगर बातें जुदा हो दादा, है ना। चलिए सर, पर आप लोग समझदार है मेरे भाई, ऐसा नहीं भाई, समझदार होनी चाहिए भाई। लाइफ में आपका जो जोड़ी होगा, गर्ल्स के बॉय के लिए, बॉय को गर्ल्स के लिए, जब भी जोड़ी होगी दोस्तों, कभी भी चेहरा देखकर ना करे, सूरत देखकर ना करे, सीरत देखकर करे। सूरत में अगर 2 पिंपल निकल गया तो खुद दोस्तों आप नहीं देखेंगे अपना बीबी का चेहरा। यकीन माने मेरे दोस्तों, अगर आपके बीबी के अंदर में सीरत है तो कितना भी काला क्यों ना दोस्तों, आप हर समय दर्शन देंगे उनको, है ना। चलिए सर, तो एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु की उत्पादन के त्यागी गई मात्रा होती है भाई। एकदम सिंपल डिफरेंस याद रखिएगा, ज्यादा दोस्तों हौच पौच नहीं करना है यहाँ पे। एकदम जैसे मेरे भाई, मेरे पास अभी पेंसिल है भाई, याद रखिएगा, पेन है मेरे दोस्तों, पेंसिल। अब दोस्तों मेरा पेन में ना मेरे दोस्तों रिफिल खत्म हो गया भाई, मैं क्या करूंगा? पेन को फेंक करके मैं दोस्तों पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा, मैं पेन का फेंक करके पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा या नहीं दादा? बोलिए ना भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल आप करेंगे, यस या नो?
तो यहाँ पे दोस्तों वही आपसे बात कह रहा है, एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तुओं की उत्पादन की त्यागी गई मात्रा होती है भाई। मेरे पास पेन था, इसे हम लोग त्याग करके दोस्तों, मेरे पास अवसर था कि हम पेंसिल से भी लिख सकते हैं भाई। इसे वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है, और अवसर लागत को दोस्तों हम लोग वैकल्पिक लागत भी बोलते हैं, ऑप्शनल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उत्पादन के सभी साधन वैकल्पिक प्रयोग होता है भाई। बहुत ही सिंपल मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये दोस्तों आपका जैकबोर्ड ने अभी तक एक बार नहीं पूछा भाई, भूले भटके एक बार 2016 में पूछा था भाई, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा भाई। 2016 में पूछा था, हाँ भाई, उसके बाद अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैं एक भी क्वेश्चन ना छोड़ू भाई आपको लिए, है ना, मैं आपके लिए एक भी क्वेश्चन ना छोड़ू मेरे भाई। क्वेश्चन है सर कि उत्पादन के साधनों में से किन्हीं दो की परिभाषा दे। उत्पादन के साधन बहुत है भाई, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इसके बाद लेबर है, लेबर तो ही भाई। तो मेरे दोस्तों मैं जितना मेहनत कर रहा हूं, इसका दोस्तों आप लोग 50% मेहनत कीजिए। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपका रिजल्ट बेटर होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कसम से कहता हूं मेरे भाई, दिन रात एक करके दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों। आज मॉर्निंग में मैंने ईटिंग किया है दोस्तों 8:30 बजे, जबकि मैं करता हूँ 11 बजे के बाद। 8:30 बजे ईटिंग किया हूँ, अपना कसम खा के कहता हूँ, अभी तक मेरे मुंह में ना पानी आया है ना कोई दाना आया है। एक्चुअली बॉडी ठीक नहीं लग रहा है मेरा, मुझे लग रहा है भाई ठंडा लग गया है, ठीक है, समझो मेरे बात को, समझ रहे बात को। लेकिन दोस्तों आप लोग सोचिए, अगर मैं ईटिंग नहीं करूंगा तो एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन मेरे दोस्तों मेरे एनर्जी में कोई कमी देखी भाई, मेरे एनर्जी में दोस्तों मैं कितना भी बीमार पड़ जाऊं, लेकिन आप लोगों का जब दोस्तों लाइक और कमेंट देखता हूं ना भाई, अंदर से एक अलग ही खुशी होती है भाई। और बार बार कहना पड़ता है लाइक कर दो ना, लाइक कर दो ना, लाइक, है ना भाई। आज भी दोस्तों याद रखिए दोस्तों, हमें एक्सपीरियंस मिलता है भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब उत्पादन के साधनों में से इन्हीं दो का बारे में सर, एक हमारा होता है ना भाई, एक हमारा पूंजी भी होती है, तो हम लोग को दो पूछा गया लेबर। लैंड मतलब होता है सर भूमि। देखिए कोई भी फैक्ट्री को बनाने के लिए, कोई भी साधन को उत्पादन करने के लिए मेरे दोस्तों आपके पास, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले भूमि होना चाहिए। अपने भूमि तो खरीद लिया मेरे भाई, जमीन होनी चाहिए, जमीन के बाद दोस्तों लेबर होना चाहिए, लेबर के बाद दोस्तों मशीन वगैरह होना चाहिए, तब ना आपका मशीन लोग चलाएंगे भाई। हाँ शिवानी एकदम सही। देखिए भूमि, भूमि उत्पादन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है भाई। याद रखिए दोस्तों, बिना भूमि का, बिना जमीन का, याद रखिए मेरे भाई, आप कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं भाई, ठीक है। तो भूमि उत्पादन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण साधन है भाई, याद रखिएगा, भूमि उत्पादन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है भाई। भूमि का उपयोग विभिन्न उत्पादों के उत्पन्न कराने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों जमीन से ही हम लोग कृषि करेंगे, जमीन से ही दोस्तों हम लोग निर्माण करेंगे भाई, फैक्ट्री के निर्माण करेंगे, जमीन से ही दोस्तों हम लोग खनन करेंगे। खनन मतलब दोस्तों खोदेंगे, खनिज कोयला जो भी हो भाई, अभ्रक वगैरह निकलेंगे। लेकिन मेरे पास अगर जमीन ना हो दोस्तों, तो फिर ये हमारा कोई काम का नहीं मेरे भाई, हम किसी भी सामान का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहा था कि उत्पादन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है भाई, सबसे महत्वपूर्ण साधन है भाई, ठीक है। भूमि का उपयोग विभिन्न उत्पादों का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, निर्माण और खनन। श्रम की बात करें दोस्तों, बिना लेबर का कोई हो सकता है भाई। हमारे पास धरती है भाई, बहुत बड़ी हमारे पास क्या भाई, धरती है मेरे भाई। जैसे एग्जाम्पल कर लिया भाई, आप लोगों को बुरा मत मानिएगा, जैसे मेरे दोस्तों हमारा शादी हो गई और हम लोग जब तक साथ में स्लिप नहीं करेंगे तो झुंझुना होगा मेरे भाई, नहीं होगी ना भाई, बुरा मत मानेगा, रियल बता रहा भाई, नहीं होगा दोस्तों। इसी तरह से क्या रहा है कि आप जमीन खरीद लिए और आप लेबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो घंटा मेरे दोस्तों आपका जमीन से उत्पादन होगा, कोई भी सामान का उत्पादन नहीं कर सकते मेरे भाई, है ना। चलिए, तो लेबर देखिए मेरे भाई, श्रम मानव श्रम, श्रम जो होती है, श्रम मानव श्रम का प्रतिनिधित्व करता है। श्रम कौन होता है दोस्तों, हम जैसे इंसान का श्रम होती है भाई। हम दोस्तों लेबर में काम भी करते हैं, जैसे दोस्तों सुबह को होते हैं हम गोभी लेके जाते हैं दोस्तों बाजार बेचने के लिए, जो भी पैसा आता है घर का हमारे परिवार चलती है भाई, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जॉब छोड़कर आए हैं भाई। तो श्रम मानव श्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जो उत्पादन प्रक्रिया में काम करने वाले लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उत्पादन प्रक्रिया में काम करने वाले लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है। श्रम में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयास शामिल होते भाई। देखिए दोस्तों, जो कम पढ़ा लिखा होता है भाई,
बिल्कुल शिवानी सही कहा, मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई कि लेबर होते हैं ना भाई, वो दो टाइप का होता है। जो लेबर होता है ना मेरे दोस्तों, वो आपको अक्सर दो टाइप का देखने को मिलेंगे। पहला लेबर जो दोस्तों शारीरिक रूप से अपना काम करते भाई, जैसे दोस्तों ईटा ढो रहा है, मिट्टी को कोड़ रहा है, जैसे दोस्तों मिट्टी कोड़ने में मैं माहिर हूँ भाई, मिट्टी कोड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों सीमेंट बालू दोस्तों मिला रहा है, गिट्टी रड सीमेंट बांध रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो मानसिक तरह से जो लेबर होता है ना भाई, वो घर में बैठ कर दोस्तों टिप टाप करके मेरे दोस्तों कंप्यूटर के माध्यम से अर्निंग कर रहा है भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल सिमरन, वेरी गुड। चलिए, तो श्रम मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, श्रम मानव श्रम प्रतिनिधित्व करता है जो उत्पादन प्रक्रिया में काम करने वाले लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है। श्रम में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयास शामिल होते हैं। श्रम में दोस्तों याद रखिएगा, श्रम जो होती है ना मेरे भाई, उसमें हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयास शामिल होती है भाई। क्या होता है सर? हमारा दोनों प्रकार के प्रयास इसमें हमारा शामिल होता है भाई। दोनों प्रकार के प्रयास हमारा क्या होता है मेरे भाई? शामिल होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, अब आइए सर अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के 3 लक्षण बताए मेरे भाई। ये क्वेश्चन को स्किप कीजिए मेरे भाई। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, उपयोगिता क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु या सेवा के प्रयोग द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता जैसे एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, जैसे अभी मुझे पानी प्यास लगा है भाई। ठीक है, अगर मेरे दोस्तों अगर मेरा शादी हो जाता तो मेरे दोस्तों मैं अपने वाइफ को कहता है, मालकिन मेरे दिलरुबा जाने मन, पढ़ा पढ़ा के मैं थक चुका हूँ, मेरा बहुत जोर प्यास लगा है, जल्दी से जा करके पानी लाओ ना। अगर मेरे महबूबा अगर अच्छी होगी ना, वो शरबत बना कर मुझे ला देगी। लेकिन दोस्तों अगर मेरा महबूबा अगर अच्छी नहीं है तो उसी में दोस्तों जहर डाल के मुझे मरवा देगी। सही कह रहा ना भाई? चलिए मेरे भाई, तो वही कह रहा है दोस्तों कि हमारा आवश्यकता को पूरा करता है भाई, और हमें जब संतुष्टि मिल जाती है, जैसे मुझे बिस्कुट खाने का शौक है भाई, बिस्किट, और मुझे जो बिस्किट चाहिए वही मुझे मिल गया, खाने के बाद मैं संतुष्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑफ यूटिलिटी। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या भाई? उपयोगिता। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? हम लोग उपयोगिता कहते हैं भाई। ठीक है, तो किसी वस्तु या सेवा के प्रयोग द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता। अरे बाप रे, ठीक है, उपयोगिता कहलाती है। एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे दोस्तों आपको चाय पीना है तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मुझे कॉफी पीने का शौक है भाई, आपको चाय पीने का शौक है तो मुझे कॉफी पीने का शौक है। मतलब हर एक व्यक्ति को मेरे दोस्तों अलग अलग उपयोगिता होती है दोस्तों। जिससे आपको साइकिल में जाना पसंद है तो मेरे दोस्तों मैं बाइक में चलूंगा। तो सबकी उपयोगिता क्या होती है मेरे भाई? ठीक है, अरे बाप रे बाप, अरे भाई एग्जाम्पल केक का दीजिए सर, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल। अरे बाप, केक का, जैसे मुझे केक खाने का मन है, सिमरन को दोस्तों चॉकलेट खाने की इच्छाएं हैं, है ना? ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। टेस्ट में बड़ी पेन हो रहा है मेरे भाई, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन सर, उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता मतलब दोस्तों जो सामान को ला करके खाते हैं भाई, उससे हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं भाई। जो सामान को ला करके खाता है मेरे भाई, उससे हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उपभोक्ता बोलते हैं भाई। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता अपने आय को इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु की सीमा उपयोगिता उसके मूल्य के अनुपात में समान होती है। इस स्थिति में उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम करता है और अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। जैसे दोस्तों याद रखिएगा मेरे भाई, अगर मैं देखिए मेरे भाई, उपभोक्ता संतुलन क्या है? जैसे दोस्तों आपने 10,000 रुपये कमाए, मेरे बात को सुनिएगा, 10,000 रुपये कमाए, 5,000 रुपये आपने दोस्तों घर के परिवार के लिए खर्च कर दिए, और 5 रुपया दोस्तों 5,000 रुपये क्या करते भाई? आप कहीं भी जमा कर दिए। ठीक है, तो आप खर्च करने के बाद दोस्तों आप क्या भाई
आप संतुष्ट है, तो इसी को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं भाई। सिंपल सा बात है भाई। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है, याद रखिए कि वह स्थिति है दोस्तों, स्थिति है जब उपभोक्ता अपनी आय को, हमारा इनकम है दोस्तों, हम अपनी आय को इस प्रकार खर्च करें, इस प्रकार स्पेंड करें कि प्रत्येक वस्तु की सीमा उपयोगिता उसके मूल्य के अनुपात में समान होती है भाई। इस स्थिति में उपभोक्ता अपने संतुष्ट को अधिकतम करता है और अधिकतम लाभ भी प्राप्त करता है। इससे हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन भाई। मांग फलन क्या है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। डिमांड दोस्तों आपसे पूछा कि फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे भाई। देखिए दोस्तों मांग फलन क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई। मांग फलन क्या है मेरे दोस्तों, मांग फलन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिमांड फ्रीक्वेंसी। देखिए यह किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है भाई। याद रखिए मांग फलन क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे भाई। हमारा मांग फलन क्या है मेरे भाई, मांग फलन किसी भी वस्तु की मांग, किसी भी वस्तु का डिमांड और उसकी कीमत यानी दोस्तों उसकी प्राइस, याद रखिएगा कि संबंध को दोस्तों दर्शाती है, जिसे मांग फलन कहा जाता है। किसी भी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच संबंध को फलन के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम और आप मांग फलन कहते हैं। मांग फलन यह किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसे हम लोग मांग फलन बोलते हैं भाई, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई, किसी वस्तु की किसी भी, एकदम सिंपल से सुनिएगा, किसी वस्तु, यह किसी वस्तु की मांग और कीमत के बीच के संबंध को दर्शाती है, जिससे हम लोग मांग फलन बोलते हैं, ठीक भाई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, मांग फलन बोलते हैं भाई। एकदम सिंपल सा बात याद रखें मेरे भाई, उसे हम लोग मांग फलन कहते हैं भाई, ठीक है। और हाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा, मांग फलन का जो आप लोगों का फॉर्मूला है ना भाई, आप लोग अभी चाहे तो दोस्तों जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट भाई, आप लोग अभी कॉपी पे लिख लीजिए भाई। मांग फलन को आप लोग अपने कॉपी पे जरूर दोस्तों अभी लिख लेंगे भाई। अब आते सर मांग की लोच से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यहां से अगला क्लास में दोस्तों बेहतर तरीके से मैं समझाऊं मेरे दोस्तों। मैं कंटिन्यू क्लास को करूंगा, लेकिन मेरे भाई चेस्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्षमा चाहता हूं मेरे भाई। इसके लिए आप लोगों से मेरे क्षमा है मेरे भाई कि मैं आप लोगों को अगला क्लास में यहीं से दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। क्लास में अगर डिस्टर्ब हुई आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को तहे दिल से दोस्तों क्षमा चाहता हूं मेरे भाई। याद रखें, मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ।